आज की दुनिया में कोई भी बदसूरत दिखना नहीं चाहता। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। क्या लड़की क्या लड़का, अलग अलग मार्केट में जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं वो पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर सर्जरी, एक्सपेरिमेंटेशन कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी अपनी जान देकर। इसी से रिलेटेड आज की सीरीज की एक कहानी है जो कि इसी साल जनवरी महीने में हुलु नेटवर्क पे रिलीज हुई थी, द ब्यूटी, जिसके ओवरऑल 11 एपिसोड्स है। और आज की इस वीडियो में पहले 5 को कवर करेंगे, अगले वीडियो में बाकी के 6। और इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस सीरीज की कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है एक फैशन शो जो कि पेरिस में होस्ट किया जा रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे सुपर मॉडल्स कैट वॉक करते दिखाई दे रहे थे। इन्हीं में से एक सुपर मॉडल होती है जिसका नाम है रूबी, जो कि कैट वॉक कर रहे थे, लेकिन अचानक उसे गर्मी लग रही थी और वो अपने कॉलर का बटन खोल देती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसे दिखा देता है कि वहाँ पे एक जज था जो कि पानी पी रही थी। अब अचानक पता नहीं रूबी को क्या हो जाता है, वो पानी देकर वो खींची चली आती है, अपना शो वहीं पे छोड़ देती है और उस जज के पास आ जाती है, जबरदस्ती बोतल को खींच लेती है और पानी पीने लगती है। जिसके बाद वो खतरनाक वायलेंट हो चुकी होती है और उसी जज को मारने पीटने लगती है। फिर वो ये शो छोड़कर बाहर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पे कुछ पेपराजी थे जो कि फोटोज लेने के लिए तैयार थे। रूबी इन सारे कैमरामैन को पीटकर उनका एक बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। ये सब के बारे में पुलिस को खबर दे दिया गया था, लेकिन रूबी बाइक लेकर पता नहीं कहाँ जा रही थी। बाइक चलाते हुए बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट के सामने था। जिसके बाद रूबी रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। यहाँ पे भी मारपीट करने के बाद किसी वेटर से पानी छीन लेती है और पानी पीने लगती है। जैसे जैसे वो पानी पी रही होती है वो फिर से वायलेंट हो चुकी होती है और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके साथ मारपीट कर रही थी। कुछ देर के अंदर पूरा पुलिस फोर्स वहाँ पहुंच चुका होता है और रूबी से कह रहा होता है वो बाहर अपने आप को सरेंडर कर दे। जिसके बाद रूबी बाहर निकल के आती है, जहाँ देखने को मिलता है कि उसके आंख से खून निकल रहा होता है। इससे पहले रूबी कुछ करे अचानक वो फूट जाती है, जो कि बहुत ही गंदा और अजीब था। उसके बॉडी के कुछ ही टुकड़े मिले होते हैं और सभी के सभी पुलिस हैरान हो चुके होते हैं। अब फ्रेंच पुलिस एफबीआई के साथ कोलैब करने के साथ साथ इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे 2 एफबीआई एजेंट्स कूपर और जॉर्डन को दिखाया जाता है, जो कि एक फ्रेंच ऑफिसर उन्हें कुछ वीडियो दिखा रहे होते हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लंदन, बर्लिन, इसके साथ ही बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, बहुत सारे जगह में इस तरह के कई लोगों को फुटते हुए दिखा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली सब कुछ क्यों हो रहा है। यह इंसिडेंट देखने के बाद कूपर और जॉर्डन दोनों घबरा चुके थे, जिसके बाद वो सोच लेते हैं कि वो खुद इसके तह तक जाएंगे। दूसरी तरफ एक जेरेमी नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कोई लाइफ में डायरेक्शन नहीं होता, ना कोई पर्पस होता है और दिन भर वो कॉर्न स्टार्स को देखते रहता है। उन्हें पैसे देकर वो अलग अलग चीजें करता है और उसे देखकर वो अपना हिलाता है, लेकिन इसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाता रहता है और इसी के साथ ही अलग अलग मैगजीन्स पढ़ रहा होता है जिससे कि अपने साइज को वो बढ़ा सके। जिसके बाद उसे कहीं पे लिंक मिल चुका होता है और चैट करते हुए उसे समझ में आ चुका होता है कहीं पे एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे लुक्स के साथ सब कुछ बदला जा सकता है। फिर कूपर और जॉर्डन फॉरेंसिक के ऑटोप्सी रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर रूबी की लाश के जितने भी टुकड़े बरामद हुए थे उनका वो टेस्ट करने के बाद वो बताती है कि रूबी के शरीर में एक वायरस पाया गया है जो कि सेक्सुअली रूबी के शरीर में ये ट्रांसफर किया गया था, जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि इस तरह का वायरस कौन बनाता है। दूसरी तरफ जेरेमी को दिखाया जाता है जो कि AUU सेंटर में पहुंच चुका होता है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जरी वाला सेंटर होता है और यहाँ पे एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर डेलेग्री, जो कि जेरेमी की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और उसकी हालत को देखते हुए वो कहता है कि उनके सेंटर में एक एक्सपेरिमेंट करने वाला एक टेस्ट चल रहा है, अगर वो चाहे तो उसका वो पार्ट बन सकता है। अब जेरेमी अपने चेहरे और मोटापे की वजह से वो इतना डिप्रेस हो चुका होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि अपने आप को बदलने के लिए वो किसी भी टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है, जहां डॉक्टर डेलेग्री कहता है कि कहीं पे उसे बुलाया जाएगा और उसे वैसे ही करना होगा जैसे कि उसे बताया जाए। फिर कूपर कुछ ऐसे सबूतों के साथ वो जॉर्डन के पास आ जाता है, जहाँ पे वो कुछ ऐसे सबूत दिखा रहे होते हैं जहाँ उसे सर्च करने के बाद उसे मिला है, जहाँ जॉर्डन कुछ फोटोज को देखने के बाद वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब कुछ क्या है। जहाँ पे रूबी की असली चेहरा दिखाया जा रहा होता है, जो कि कम से कम 40 से 50 साल की एक हेल्दी औरत हुआ करती थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे में इतना बदलाव कैसा आ गया, जो कि बिल्कुल 20-25 साल की दिख रही होती है और काफी हॉट एंड अट्रैक्टिव। और ऐसे कई आदमियों औरतों को दिखा जाता है जो कि कम से कम 40 से 50 साल के होंगे और अचानक उनका उम्र घटकर 20-25 साल के हो जाते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सब कुछ देखने के बाद जॉर्डन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी और कहती है कि कहीं पे कुछ बेटर प्लास्टिक सर्जरी चल रहा है और इसी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन कूपर का कहना होता है अगर सच में ये प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हुआ है तो फिर ये बास क्यों हो जाते हैं। जिसके बाद कूपर कुछ और ऐड करता और कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ ड्रग्स का ऐसा कार्टेल चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी देश के लैब में ये बन रहा है, जिसका अलग अलग देशों में सप्लाई किया जा रहा होता है ताकि लोगों को खूबसूरत बना जा सके। अब ये सब कुछ समझने के बाद दोनों सोच में पड़ चुके होते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन वो कहाँ से शुरुआत करें। वापस जेरेमी को दिखा जाता है जो कि डॉक्टर डेलेग्री के साथ एक होटल रूम में पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पे जेरेमी डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ लेके आया और यहाँ पे वो करने क्या वाला है,
डॉक्टर डेलिग्रा का कहना होता है कि उसे बस सब्र रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होने वाला है उसे सब कुछ पता चल जाएगा और उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जेरेमी अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक होटल रूम में क्यों लेके आया, और वो कहता है कि वो सुंदर देखने के लिए अपने पेरेंट्स का सभी फंड को तोड़कर सारा पैसा डाल दिया है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसने किसी तरह का धोखा देने की कोशिश किया तो फिर उसे गोली मार देगा। जहाँ पे जेरेमी एक बंदूक भी लेके आ चुका होता है और डॉक्टर डेलिग्रे को धमका रहा होता है। डॉक्टर डेलिग्रे थोड़ा सा डर चुका होता है और उसे कहता है और समझाता है। तभी कॉलिंग बेल बजने का आवाज आता है। डॉक्टर डेलिग्रे दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई लड़की थी जो कि लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी, जहाँ पे उसे कुछ पैसा वगैरह वो देता है और फिर डेलिग्रे वहाँ से चला जाता है और अंदर वो लड़की आ जाती है, जिसके बाद वो अपना लॉन्ग जैकेट उतारती है और फिर सीधा बेडरूम में पहुंच चुकी थी, जिसे देखने के बाद जेरेमी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतनी हॉट अट्रैक्टिव लड़की जो कि उसने सिर्फ कॉर्न वीडियोस में देखा था, उसे देखकर सिर्फ हलाया था, और ये लड़की उसके कमरे में क्या कर रही है। ये लड़की अब कहती है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करेगी वही करेगी, वो बस चुपचाप लेटे रहे। जिसके बाद जेरेमी वहाँ पे लेटा हुआ था और उसके ऊपर चढ़कर फुलन मजे देती है। ऐसा मजे जेरेमी ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिससे उसकी नींद लग जाता है। जब वो जगता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ पे थी नहीं और उसका बदन जल रहा होता है और पसीने से लथपथ था। तभी वो तुरंत रिसेप्शन में कॉल करके बहुत सारा पानी की बोतलें मंगवा लेता है। बहुत सारा बोतल का पानी पी जाता है, लेकिन उसके शरीर की गर्मी खत्म नहीं हो रहे होते और वो उसका पसीना निकल रहा था। जहाँ जेरेमी अपना बॉडी टेम्परेचर देखता है 118 डिग्री क्रॉस कर चुका होता है, जिससे वो डर रहा होता है और अचानक उसके शरीर में बदलाव आने लगे थे। पूरे शरीर में झंझनाहट हो रहा होता है और जिससे वो चीख रहा होता है, लेकिन उसका चीख सुनने के बाद कोई उसे मदद के लिए नहीं आता। ऐसा लग रहा होता है कि जेरेमी दर्द के मारे चीख रहा होता है और उसके शरीर के चमड़े गलते हुए उससे लूज हो रहा होता है। देखते देखते पूरे शरीर में अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और एक नया शरीर देखने को मिलता है। जिसके बाद वो आईने के सामने जाता है तो पता चलता है वो बिल्कुल बदल चुका है। एक हॉट ब्लैक हैंडसम लड़का दिखाई दे रहा होता है और जेरेमी समझ नहीं पा रहा था कि वो सच में वही है, जिसे देखने के बाद वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ कूपर और जॉर्डन को दिखा जाता है, जहां उसका FBI बॉस उसे बता रहा होता है कि कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स और सुपर मॉडल्स हैं, जिनकी लाश वेनिस में मिला है, जो कि इटली में है, जो कि पूरी तरह से गल चुके हैं। FBI बॉस का कहना होता है कि उन्हें वहां जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कूपर और जॉर्डन इटली जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। सो कूपर और जॉर्डन अपने FBI ऑफिसर बॉब का ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो इटली पहुंच चुके होते हैं और बोट के थ्रू उसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर की पास्ट होकर मौत हुई थी। जैसे वो क्रॉस कर रहे थे, कुछ ऐसे अजीब लोग देखने को मिलते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे और घूर घूर के उन्हें देख रहा था, जिसे वो अवॉइड करते हुए फाइनली उस बिल्डिंग तक पहुंच चुके होते हैं, जहां ऑलरेडी पुलिस और ऑटोप्सी यूनिट वहां पे पहुंच चुके होते हैं, जहां उन्हें दिया जाता है डीकंटामिनेट वाला एक सूट, जिसे पहनने के बाद उस लड़की के वो बेडरूम तक पहुंच चुके होते हैं और बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिल रहा होता है, जहाँ पे पता चलता है कि इस लड़की का सीना फटकर इसकी मौत हुई है, जो कि एक बार फिर से बहुत ही दर्दनाक हुई होगी। कूपर और जॉर्डन पता कर लेते हैं कि इस लड़की के साथ भी वही होगा जो कि पहले मॉडल्स के साथ जो कुछ भी हुआ है, मतलब वही वायरस किसी के साथ हुकअप करने की वजह से इस लड़की के शरीर में आई है और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक वायरल वीडियो पता चलता है इसी लड़की के बारे में, जहाँ वो बता रही होती है डोंट डू इट, मतलब ये लड़की फुटने से पहले उसकी लास्ट वीडियो थी, जहाँ जॉर्डन कहती है कि कई सालों से दोनों FBI के पार्टनर्स हैं और साथ में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और दोनों के बीच कई बार मजे मस्ती भी हो चुके हैं। अब जॉर्डन ये कहना चाहती है क्यों ना अब लाइफ में स्टेबल हो जाए और दोनों शादी कर ले। कूपर का कहना होता है वो कभी रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मोनोगमी पसंद नहीं है। उसका लाइफ का एक ही मोटो है जितना हो सके वो काम कर सके, अगर इस बीच बहुत सारी लड़कियों के साथ वो मिल जाए तो उसके साथ वो मजे मस्ती करे। अब जॉर्डन को काफी गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने सब कुछ बोला और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाई। तभी वहाँ पे दिखा जाता है कि एक आदमी जो कि ग्लास रेस करने के बाद जॉर्डन को कुछ इशारा कर रहा होता है। अब जॉर्डन भी इसका रिस्पॉन्स कर रही थी। ये देखने के बाद कूपर का कहना होता है कि वो यही तो समझाना चाहता है, लड़का हुआ लड़की कोई भी मोनोगमी में खुश नहीं है और इसलिए सभी दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वो यही चाहते हैं। ये कहने के बाद वो कहता है कि कल उसे न्यूयॉर्क जाना है और इसलिए वो अपने होटल रूम में जा रहा है। जैसे कि कूपर जा रहा होता है और पीछे मुड़कर देखता है कि जॉर्डन के पास वो स्ट्रेंजर आदमी बैठ चुका होता है और दोनों गप्पे लड़ा रहे थे और कूपर वहां से चला जाता है। जैसे ही कूपर बाहर निकल के आता है, अनजान दो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कूपर उन दोनों का अच्छी तरह से सामना करता है, लेकिन इसके बाद वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ चला जाता है, जहाँ कुछ और लोग आ चुके होते हैं। किसी तरह से कूपर सबको पीटते हुए वो बिल्डिंग से कूद चुका होता है और वो घायल हो चुका होता है, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। दूसरी तरफ जॉर्डन को दिखा जाता है जो कि उसी अनजान आदमी के साथ वो अपने होटल रूम तक पहुंच चुकी होती है और होटल रूम के अंदर आते ही दोनों के बीच मजे मस्ती शुरू हो चुका होता है, जहाँ जॉर्डन कूपर की कमी को पूरा करने के लिए उस अनजान आदमी के साथ फुल ऑन मजे कर रही होती है। जिसके बाद दोनों काफी मेहनत
बात करते हैं फिर जॉर्डन सो जाती है। जैसे जॉर्डन जगती है तो पता चलता है कि वो आदमी वहाँ नहीं था और उसका पूरा शरीर भिगा हुआ था पसीने से। बिल्कुल जेरेमी जैसा हालत हो रखा होता है, जहाँ पे वो उठकर वो पानी वगैरह पीती है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है उसके शरीर में बदलाव, जहाँ जॉर्डन के पूरे शरीर में तापमान की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और फिर पूरा शरीर मरोड़ रहा होता है, जहाँ हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। देखते देखते उसके शरीर के चमड़ी बिल्कुल भी निकल रहे होते हैं और एक नए शख्स के साथ वो बाहर आती है। वापस वेनिस को दिखाया जाता है, जहाँ कूपर को कुछ इटालियन पुलिस पकड़ के रखा था और उससे पूछ रहा होता है कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उसको अटैक किया, या फिर वही ये सब कुछ कर रहा है। कूपर अपनी भाषा में उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में कल रात को क्या हुआ था, लेकिन इटालियन पुलिस बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और कूपर को हैंडकफ से बांध करके रखा था। जिसके थोड़ी देर बाद एफबीआई की तरफ से एक सुपरवाइजर वहां पहुंच चुकी होती है, जिसका नाम है मेयर्स, और इटालियन पुलिस को सब कुछ समझाती है और फिर कूपर को वहां से लेकर जाती है। अब कहानी शिफ्ट होकर दिखा जाता है क्रोशिया के खूबसूरत समुद्र के बीचों बीच एक याच को, और यहाँ दिखा जाता है एक बिलियनर जिसका नाम है बैरन, और ये पता चलता है कि इसी का ही ड्रग है जिसका नाम है द ब्यूटी, जो कि इलीगली बहुत सारे देशों में वो भेजता है और इसी के साथ इसी का डोज लगाकर लोग खूबसूरत तो हो जाते हैं लेकिन अपने आप ही फुट जाते हैं। जहाँ बैरन किसी एसासिन नाम का बंदे से बात कर रहा था और उसका नाम ही एसासिन ही है, जहाँ वो बता रहा होता है कि उसे पता चला है कि एक डॉक्टर डेलीग्री नाम का एक डॉक्टर है जो उसी का ब्यूटी डोज एरे गरे किसी को भी दे रहा है, और उसे पता चला है कि हाल ही में उसने एक जेरेमी नाम के एक 24 साल के एक लड़के को भी दिया है और वो चाहता है कि वो दोनों को खत्म कर दे, क्योंकि उसने जेरेमी को एक ड्रग्स दिया है और जेरेमी अलग अलग लोगों को इन्फेक्ट करेगा, जिससे और भी मौतें होंगे और इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता जब तक अगले महीने उसके कंपनी का आईपीओ नहीं निकल जाए। वो अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक करना चाहता है, अगर इस तरह का इंसिडेंट होगा तो फिर उसके कंपनी में बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। ये एसासिन बिल्कुल समझ चुका होता है और कहता है कि काम हो जाएगा। दूसरी तरफ बैरन की बीवी फ्रैनी को दिखा जाता है, जो कि अपने पति को देखते हुए कह रही होती है कि कब तक वो इस तरह से मजे मस्ती करते रहेगा। उसके 2 बेटे हैं, टिक और गुंथर, जहाँ टिक के बारे में बताया जा रहा होता है कि उसकी हालत काफी खराब है और उसे क्लिनिक चलना चाहिए। बैरन का कहना होता है कि उसके पास समय नहीं है अपने बेटे को देखने के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारे काम निपटाने हैं। अब ये सुनने के बाद फ्रैनी अपने पति को कोस रही होती है और कहती है पूरे दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाता है एक डोज देकर ताकि लोग खूबसूरत हो जाए, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर है और वो हमेशा प्रे करती है किसी न किसी तरीके से उसकी मौत हो जाए। ये कहकर फ्रैनी वहां से चली जाती है। कूपर जॉर्डन से कांटेक्ट करने के लिए कई बार वो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखने के बाद मेयर्स भी कहते हैं कि उसने भी ट्राई किया था लेकिन जॉर्डन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसके जवाब में कूपर कहता है कि उस रात उसे जॉर्डन को अकेला उस आदमी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और फिलहाल वो चाहता है कि वो जॉर्डन को ढूंढे। मेयर्स का कहना होता है कि एफबीआई की तरफ से ऑर्डर आया, पहले उसे कहीं पे लेके जाया जाएगा, पहले ये पता करना चाहिए कि वो वायरस से एक्सपोज हुआ है कि नहीं, जिसके बाद ही वो काम पर लौट सकता है। तभी कूपर देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं जो कि हेलमेट वगैरह पहने हुए थे, मतलब डिकंटामिनेटेड वाले ड्रेसेस पहने हुए थे, और वो जबरदस्ती कूपर को लेके जा रहे थे। मेयर्स का कहना होता है पहले वो वायरस से बिल्कुल नेगेटिव हो जाए, इसके बाद वो अपने काम जारी रख सकता है, जिसके बाद वो सारे लोग कूपर को बोट में बैठा कर ले जा रहे होते हैं और कूपर चिल्ला के कह रहा होता है कि जॉर्डन को ढूंढने के लिए। वो एसासिन डेलीग्री को ढूंढते हुए उसके सेंटर तक पहुंच चुका होता है और बंदूक लेकर उसे ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि डेलीग्री किसी ऑपरेशन थिएटर में किसी का स्किन फाड़ रहा होता है। उसे देखने के बाद डेलीग्री वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे पकड़ लेता और बंदूक दिखाकर उसे धमकाता है वो एरे गरे लोगों को ये डोज क्यों बांट रहा है। ये देखते हुए डेलीग्री डर चुका होता है और वो डरते हुए बताता है कि वो जेरेमी उसे बंदूक दिखाकर उसे डरा रहा था, वो उसे मार देगा, जिस वजह से उसे ये करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो एसासिन डेलीग्री से पूछता है कि अब जेरेमी कहाँ मिलेगा। डेलीग्री कहता है फिलहाल तो उसे नहीं पता, लेकिन वो कॉल करके वो पता कर सकता है। जिसके बाद डेलीग्री जेरेमी को कॉल लगाता है और ये पता चलता है जेरेमी किसी होटल रूम में किसी लड़की का अच्छे से मजा ले रहा है, जहाँ वो अपने बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, किसी लड़की को पेल रहा होता है। तभी वो कॉल रिसीव करता है और डॉक्टर डेलीग्री उसे बताता है कि उसे नए शरीर के लिए उसे मुबारक, लेकिन इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ बूस्टर शॉट्स चाहिए और उसे यहाँ पे आना पड़ेगा लेने के लिए। जेरेमी कहता है फिलहाल वो काफी बिजी है और मजे कर रहा है और वो नहीं आ सकता, अगर वो चाहे तो वो एड्रेस लिख सकता है, वो यहाँ पे आकर उसे शॉट देते। एसासिन को बस यही चाहिए था कि जेरेमी की तरह, और पूरा एड्रेस उसे मिल चुका होता है। जैसे एसासिन को एड्रेस मिलता है वो डेलीग्री को वही ठोक डालता है। जेरेमी मजे करने के बाद वो नहा रहा होता है, शायद उसे पता नहीं होता है कि उसके पीछे एसासिन था, जिसे देखने के बाद वो डर चुका होता है और उसके ऊपर जेरेमी हमला करता है, जो एक दो बार घुसे मारकर वो एसासिन से अपना पीछा छुड़ा रहा था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं है ये एक प्रोफेशनल किलर है, जो कि इस तरह से लोगों का ठिकाना लगाना उसके बस बाएं हाथ का खेल है। जहाँ वो जेरेमी को ऐसे पटकता है जिसके बाद जेरेमी शॉक में आ चुका होता है और वो पूछने लगता है कि वो उसे मारना क्यों चाहता है, जिसके जवाब में एसासिन कहता है कि ये काम उसका प्रोफेशनल है और उसका बॉस ने उसे कहा था उसे निपटाने के लिए और इसलिए उसे मरना पड़ेगा। जेरेमी इसका कारण जानना चाहता है कि वो उसे मारना क्यों चाहता है, वो उसे पहचानता भी नहीं है। एसासिन का कहना होता है उसके शरीर में एक वायरस है जो बेसिकली अगर वो फैलेगा तो बहुत लोगों को इन्फेक्ट करेगा, जो उसे बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा।
तभी एसेसिन जेरेमी से पूछता है क्या किसी के साथ वो फिजिकल हुआ है कि नहीं। जेरेमी का जवाब होता है कि एक लड़की है जिसका नाम मैरी, उसी के साथ उसने किया था। अब एसेसिन सोचने पड़ जाता है कि अब कहता है कि उस लड़की के साथ उसको भी मरना पड़ेगा और उसे कहता है कि उस लड़की को कॉल लगाने के लिए, उसका एड्रेस पूछने के लिए। जेरेमी को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका कारण उस लड़की से क्या है। जहाँ एसेसिन जेरेमी को बताता है कि वो लड़की अब वायलेंट हो चुका होगा, शायद लोगों के जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद जेरेमी कॉल लगाता है और उस लड़की का एड्रेस जान लेता है। अब दूसरी तरफ कूपर को दिखा जाता है जहाँ उसे क्वारंटाइन किया गया था, उसके टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं। तभी कूपर को कॉल आता है एफबीआई ऑफिसर बॉब की तरफ से, जहाँ बॉब उसे बता रहा होता है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया और उसने अपना पार्टनर का भी ध्यान नहीं रखा। कूपर कहता है कि वो इसके लिए माफी मांगता है कि उसने ध्यान नहीं रखा, लेकिन वो चाहता है एक बार फिर से वो अपने काम पर वापस आ जाए। जिसके जवाब में बॉब भी वही कहता है कि एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए वो अपने काम पे वापस लौट सकता है। जहाँ जांच के बाद ये पता चलता है कि कूपर का सब कुछ नॉर्मल है और उसे फ्री कर दिया जाता है। एसेसिन जेरेमी को मरी के घर ले जा रहा होता है और बीच रास्ते में सब कुछ बताता है जो कि डेलीग्रे ने जेरेमी को नहीं बताया था इस डोज के बारे में। ये सब कुछ जानने के बाद जेरेमी काफी दुखी हो रहा होता है और वो कहता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने आप को सुंदर दिखाने के चक्कर में वो आप लोगों को मार रहा है। जेरेमी की बातों को सुनने के बाद एसेसिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि कुछ देर के बाद वो उसे तो एलिमिनेट कर ही देगा। जिसके बाद उस लड़की के घर पहुंच चुका होता है और घर के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती थी। जैसे ही वो किचन रूम में जाती तो पता चलता है कि उसका स्किन नीचे गिरा है, मतलब उसे एक नया चेहरा मिल चुका है। इससे पहले दोनों सोचे कि मरी कहाँ पे है। अचानक मैरी एसेसिन के ऊपर हमला करता है। ये देखकर जेरेमी बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ देर पहले इसी लड़की के साथ वो मजे कर रहा था, कुछ ही घंटे के अंदर वो वायलेंट कैसे हो गई। जहाँ वो लड़के एसेसिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और एसेसिन भी अपना पूरा हुनर दिखा रहा होता है, लेकिन वो लड़की काफी वायलेंट हो चुकी होती है और एसेसिन को मारने वाला होता है। तभी जेरेमी अपने हाथ में एक पैन उठा लेता है और मरी के सर पर मार मार कर उस लड़की को निपटाता है। जिसके बाद एसेसिन अपने हाथ में बंदूक ले लेता है और जेरेमी से कहता है कि अब उसे भी मरना होगा। जेरेमी पीछे घूम चुका होता है और रोते हुए कह रहा होता है कि पूरी जिंदगी उसने सिर्फ इंसल्ट ही झेला है। कुछ देर के लिए उसे बस अच्छा फील लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मौत सामने है। जिसके बाद जेरेमी घूमकर कहता है अगर वो मारना चाहता है तो मार दे, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जहाँ जेरेमी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है और ये सब सुनने के बाद शायद एसेसिन का दिल पिघल जाता है और वो उसे नहीं मारता है। जहाँ उसे कहता है क्या वो उसके लिए काम करेगा। जेरेमी बिल्कुल शॉक्ड हो चुका होता है और फिर एसेसिन को वो फॉलो करता है। एसेसिन जेरेमी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ दोनों खाना खा रहे होते हैं और यहाँ एसेसिन जेरेमी को बताता है कि वो एक प्रोफेशनल किलर है और वो अपना बॉस बायरन के लिए काम करता है। अब वो चाहता है कि वो भी उसके लिए काम करे और इसके लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। अब एसेसिन के मुंह से ये ऑफर सुनने के बाद जेरेमी को ऐसा लगता है कि शायद उसे अपना मकसद मिल चुका है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के साथ अजीब तरह से वो मुस्कुरा रहा होता है। अब कूपर वापस अपने काम पे लौट चुका होता है जहां वो फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इसी के साथ वो जॉर्डन को ढूंढने में भी लगा था। दूसरी तरफ दिखा जाता है रोम में जहां वो एसेसिन जेरेमी को एक होटल में लेके आता है और यहाँ पे जेरेमी के लिए नए नए कपड़े सिलाए जा रहे थे। एसेसिन का कहना होता है कि भले उसका मकसद लोगों को निपटाना है, लेकिन उसका कुछ उसूल है जहाँ पे वेल ड्रेस्ड रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद एसेसिन का कहना होता है कहीं पे उनका बुलावा आया है, जिसके लिए जेरेमी रेडी हो जाता है। बायरन के दिखा जाता है जो किसी अपने ही एक फैसिलिटी सेंटर में पहुंच चुका होता है कुछ बूस्टर डोज लगाने के लिए, जहाँ उसके साथ में एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है डॉक्टर रे, क्योंकि द ब्यूटी डोज का क्रिएटर ही डॉक्टर रही है, जो बेसिकली उसने उसको किडनैप करके मजबूर किया था इस ड्रग्स को बनाने के लिए। जहां बायरन वो कुछ अपना बूस्टर डोज ले रहा होता है और उसके साथ कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वो इस बूस्टर डोज को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और इसीलिए प्रोडक्शन को डबल कर देने के लिए। जहां डॉक्टर रे बता रहा होता है कि अभी भी बहुत सारा टेस्ट बाकी है क्योंकि इस ड्रग्स के बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ लोग वायलेंट होकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बायरन का कहना होता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ज्यादा से ज्यादा इस ड्रग को सेल करना है। अगर इस डोज को लगाने के बाद किसी तरह का इश्यू सामने आए तो इसीलिए वो इस बूस्टर डोज को बना रहा है ताकि पूरी तरह से लोग इस पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि यही तो अटेंशन इकोनॉमी है जहाँ लोग खूबसूरत बनने के लिए किसी भी कीमत देने के लिए तैयार है और वो यही चाहता है। जहाँ डॉक्टर रे बायरन को समझाने की कोशिश करता है कि जल्दबाजी नहीं करने के लिए, इसका इम्पैक्ट बहुत ही खराब हो सकता है, लेकिन बायरन जो कह दिया वो कह दिया, वो कुछ सुनने वाला नहीं है क्योंकि आने वाले 9 सितंबर को द वर्ल्ड ब्यूटी डे मनाने वाला है जहाँ इस बूस्टर ड्रग्स को वो लॉन्च करेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एक रात अचानक कूपर की नींद टूट जाती है जहाँ पे उसे पता चला है कि उसी के घर के दरवाजे पे कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है। वो दरवाजा खोलता तो वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जहाँ कूपर को देखती वो कूपर करके बुलाती है। कूपर का कहना होता है क्या वो उसे पहचानता है, वो है कौन। जहाँ वो लड़की कहती है वही जॉर्डन है। अब ये देखने के बाद कूपर बिल्कुल दंग रह चुका होता है और उसे देखते रह गया। ये अनजान लड़की एक बार फिर से कहती है वही जॉर्डन है जो उसका पार्टनर है।
जिसका वो हमेशा मजे लिया करता था। कूपर इसके जवाब में कहता है कि उससे पहले वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। इससे पहले कोई देख ले, कूपर इस लड़की को जबरदस्ती घर के अंदर लेके आता है और उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि वो एक्चुअली है कौन, उसने जॉर्डन का क्या किया। वो लड़की बताती है वही जॉर्डन है। लास्ट दोनों इटली में मिले थे उस बार के अंदर, जहाँ वो एक अनजान आदमी के साथ उसने मजे लिया था, जिसके बाद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जहाँ कूपर कहता है कि ये साबित करने के लिए वो कुछ सवाल पूछेगा जिसका जवाब सिर्फ दोनों को पता है। जहाँ वो लड़की हर एक सवालों का जवाब दे देती है, जहाँ कूपर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद उसे समझ में आ चुका होता है ये लड़की जॉर्डन है और इसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। बैरन उस असैसिन को कॉल लगाता है और कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसके ब्यूटी डोज के बारे में जो कि मौत हो रहे हैं, उसके बारे में FBI इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे पता है कि करने वाला कौन है। और वो बता देता है उसका नाम कूपर है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो उसे निपटा दे। अब असैसिन को एक और काम मिल चुका होता है, जहाँ वो और जेरेमी कूपर को मारने के लिए निकल चुके होते हैं। अब कूपर नए जॉर्डन को लेकर वो एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वो ध्यान से देख रहा होता है, जहाँ वो जॉर्डन से पूछता है जब उस लड़के के साथ उसने मजे करने की कोशिश की, क्या उसने प्रोटेक्शन वगैरह नहीं ली थी? इतना तो एक सेंस बनता है कि वो इंसान अनजान था। अब इसके जवाब में जॉर्डन कहती है कि वो बिल्कुल पागल थी, वो उस आदमी के चार्म में बिल्कुल खो चुकी होती है और बिल्कुल उसे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो चुका होगा। जिसके बाद वो कहती है कि अब वो पछता रही है, उसे अपना पहला वाला चेहरा अच्छा था। अब इसका वजह वो बताती है कि जिस दिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, जिसके बाद वो होटल के कमरे से बाहर निकल गई थी और उसे ऐसा लग रहा होता है कि सब कोई उसे अटेंशन दे रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं, जहाँ उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रहा होता है, जहाँ उसे फ्री में बहुत कुछ मिल रहा होता है और लोगों का रिस्पेक्ट भी। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए थे कि उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा था, सभी को उसके साथ मजे करना चाहता था। जिसके बाद से उसे ख्याल आया कि उसका पुराना वाला चेहरा ही सही था। अब इस पे कूपर ये कहता है कि वो पहले भी सुंदर थी और अब भी सुंदर है। लेकिन कूपर ये बात कहते हुए वो काफी सीरियस हो चुका होता है, जो कि जॉर्डन में बिल्कुल समझ रही होती है। और वो डर ये है क्योंकि बाकी मॉडल्स के साथ जो कुछ भी है अगर उसके साथ हुआ तो। जिसके बाद कूपर कहता है कि वो मेक श्योर करेगा जैसे वो दिख रही है बिल्कुल वैसे रहे। जॉर्डन डरती हुई कहती है उसके पास कितने साल बाकी है। कूपर का कहना होता है अब तक जितने भी इन्वेस्टिगेट उसने किया है कम से कम 1.5 से 2 साल उसके पास है और इसी टाइम के अंदर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उसके साथ वैसा ना हो जो कि बाकी मॉडल्स के साथ वो है। तभी कूपर जॉर्डन से ये पूछता है क्या इसके बारे में उसने किसी को बताया या नहीं। कहती वही पहला इंसान है जो मिली है ना, अपने किसी फैमिली और फ्रेंड से वो बात नहीं की। वो चाहती है कि वो अथॉरिटीज में जाके बात करेगी। तभी कूपर कहती है बिल्कुल नहीं, अगर वो अथॉरिटीज के पास जाएगा तो उसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा और उसे पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिलहाल इसका तोड़ वो खुद निकालेंगे, तब तक वो उसके साथ रह सकती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अब ये सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे महंगे गाड़ियां बड़े से घर के अंदर एंट्री ले रहे थे। पता चलता है कि यहाँ पे सभी के सभी बिलियनर्स होते हैं और यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि हेलीकॉप्टर से लैंड करता है और इसका नाम होता है बैरन। ये बैरन वो नहीं जो कि अब तक आप देख रहे थे, असल में यही बैरन होता है जिसका असली एज 63 इयर्स का है। लेकिन किस तरह से ये डोज लगाने के बाद वो एक बिल्कुल यंग जैसा दिखता है, जो कि आप आगे जानने वाले हैं। जिसके बाद मीटिंग शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे डॉक्टर रे को दिखाया जाता है और डॉक्टर रे को इन सभी बिलियनर्स ने मिलकर प्राइवेट फंड किया था ताकि ऐसा कुछ डोज बनाने के लिए, ताकि एज को रिवर्स किया जा सके। डॉक्टर रे का कहना होता है कि उसने ऐसा कुछ बना लिया है जो कि बेसिकली इमॉर्टलिटी को वो हासिल कर सकता है, जिस किसी भी इंसान के अंदर उसका डोज जाएगा। जिसके बाद वो अपना प्रोटोटाइप दिखाता है, एक बड़ा सा इंजेक्शन जो कि एक इंट्रावेनस एक इंजेक्शन है। अब ये देखने के बाद कुछ बिलियनर्स बिल्कुल डर चुके होते हैं और वो ये कहते हैं कि वो क्या गिनी पिग्स हैं। रे का कहना होता है कि ऑलरेडी ये टेस्टेड है, उन्हें बस एक ही डोज लेना है। अब इनमें से जो बैरन होता है सबसे एक्साइटेड वही दिख रहा होता है क्योंकि उसे डॉक्टर रे का ये डोज काफी पसंद आया था और वो सभी को कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद सभी बिलियनर्स को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और यहाँ पे बैरन एक अजीब तरह का कपड़ा पहन के वहाँ पे आ चुका था। सभी से कहा जाता है कि अपने सेल फोन्स वगैरह बाहर रखने के लिए, और बैरन के पास में एक बैग था जिसे देखने के बाद डॉक्टर रे कहता है कि कोई भी सामान वो अंदर नहीं रख सकते। लेकिन बैरन का कहना होता है कि इसमें कुछ पर्सनल चीजें हैं और वो उसे हाथ न लगाए। डॉक्टर रे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद सभी के शरीर में उस इंजेक्शन को डाल दिया जाता है और इसके बाद उनके शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये देखते हुए बैरन कहता है उसे लगता है कि ये काम नहीं करेगा। रे सब कुछ सुन रहा होता है, फिर कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ ही मिनट के अंदर सबके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं और वो चीख रहे होते हैं और पानी पी रहे होते हैं। जिसके बाद चीखते हुए सीन कट हो जाता है। कुछ देर के बाद रे अंदर आता देखता है कि सबके सब मोटी चमड़ी के अंदर थे। जिसके बाद एक एक करके उस चमड़ी को फाड़ कर वो निकल रहे होते हैं और उनके लिए सब कुछ चमत्कार होता है। सभी के सभी 20 से 25 साल के हो चुके होते हैं। बैरन आईने में अपने आप को देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा था कहाँ वो 63 इयर्स का है और फिलहाल वो सिर्फ 20-25 का दिख रहा था। तभी बैरन को एक बिजनेस आइडिया समझ में आया। वो सबको एक जगह देखता है और समझ जाता है कि सबके सब यंग हो चुके हैं और सभी इस ड्रग का आने वाले टाइम में फायदा उठाने वाला है। और तभी अपने बैग के पास जाकर बंदूक उठा लेता है और सबको मार डालता है। इसके बाद वो डॉक्टर रे के पास आके कहता है क्या वो मरना चाहता है या फिर वो उसके लिए काम करना चाहता है। डॉक्टर रे डर के मारे समझ चुका होता है कि अब वो पूरी तरह से गुलाम बन चुका है बैरन का। जिसके बाद बैरन हीरो बनकर वहां से निकल चुका होता है और डॉक्टर रे को हेलीकॉप्टर के थ्रू कहीं ले जा रहे थे।
इसी के साथ 5 एपिसोड्स यही खत्म होते हैं। अगली पार्ट में आप जानने वाले हैं बायरन का जो सपना है, जो पूरे दुनिया पे राज करने का, इस डोज को बेचकर आगे जाके उसका ये सपना क्या होता है। क्या कूपर जॉर्डन को बचा पाता है या फिर उसके साथ भी वही होता है जो कि बाकी मॉडल्स के साथ हुआ था। वो एसासिन और जेरेमी आगे जाके क्या रोल प्ले करते हैं, सब कुछ जान पाएंगे अगले पार्ट पे। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें, क्योंकि हम इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर मूवीज एंड सीरीज लाते रहते हैं। और मैं जल्द मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।